इस क्वेश्चन में क्या उसने बोला है कि इट इज़ जनरली ऑब्जर्व्ड दैट while selecting between two identical products consumers typically tend to go with the cheaper one. ओके उन्होंने बोला जनरली ये चीज़ देखी गई है कि दो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को चूज़ करते हुए कंज्यूमर जो है वो चीपर प्राइस में जो आइटम चीप में मिलता है उसकी तरफ जाता है. हाउएवर when it comes to luxury products an opposite trend has been observed. लेकिन लग्जरी प्रोडक्ट्स के टाइम पर ये चीज़ देखी गई है कि ये जो आपके पास ट्रेंड है वो ऑपोजिट होता है. मतलब क्या, लोग चीपर नहीं, जो महंगा सामान होता है उसको खरीदते हैं. कब? लग्जरी प्रोडक्ट के केस में. ठीक है, बाकी जनरली क्या करते हैं लोग, जो सस्ता सामान होता है उसको लेते हैं. आगे, कंज्यूमर्स इनफैक्ट टेंड टू प्रेफर द हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट इन दिस केस एज एक्सक्लूसिविटी takes precedent over the desire to get the maximum value for one's money. उसने बताया है कि कंज्यूमर्स क्या करते हैं, वो प्रेफर करते हैं हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट लेना. क्यों? बिकॉज एक्सक्लूसिविटी, मतलब क्या, कोई चीज़ अगर बहुत रेयर में है, ठीक है, तो वो हावी हो जाती है लोगों के माइंड में ओवर द डिज़ायर टू मैक्सिमाइज टू यूज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वंस मनी. ठीक है, मतलब क्या कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसा का यूज़ कर पाएँ, उससे ज़्यादा उनके दिमाग में रहता है कि ये चीज़ बहुत एक्सक्लूसिव है तो इसलिए इस पर खर्चा करें. फाइन, ये किस केस में होता है? लग्जरी वाले केस में. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे दो आपके पास जो सेंटेंसेस हैं वो क्या है, वो बोल्ड में है. तो उसी से रिलेटेड ये आपके पास क्वेश्चन है. कैसे? उसने बोला है क्या कि द फर्स्ट इज़ द मेन कंक्लूजन ऑफ द आर्गुमेंट एंड सेकेंड प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर द मेन कंक्लूजन. तो एक चीज़ को समझो, देखो अगर मैं ऊपर अगर पढ़ता हूँ आर्ग्यूमेंट को तो कहीं से भी ये चीज़ नहीं मिल रही है कि जो आपके पास फर्स्ट वाला है, मतलब क्या कि व्हेन इट कम्स टू लग्जरी प्रोडक्ट एन ऑपोजिट ट्रेंड हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड. ये किसी भी तरीके से आपके पास कंक्लूजन नहीं है, इतना तो कंफर्म है मैं, इजंट इट? तो इसलिए फर्स्ट आपके पास एलिमिनेट हो गया. सेकेंड क्या है कि द फर्स्ट प्रोवाइड एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द मेन कंक्लूजन ऑफ द आर्ग्यूमेंट. द सेकेंड इज द मेन कंक्लूजन ऑफ द आर्गुमेंट. जो सेकेंड है वो मेन कंक्लूजन है. क्या मतलब? क्या, एक्सक्लूसिविटी टेक्स प्रेसिडेंट ओवर द डिज़ायर. नहीं, ये आपके पास कंक्लूजन नहीं है. अगर हम देखो इसको, अगर मैं सिंपली समझूं तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जो पहले वाला है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है जो दूसरा आपके पास बोल्ड में दिया हुआ है. फाइन, ये चीज़ हमें समझ में आ रही है ना. पहले जो उसने बताया था कि लग्जरी प्रोडक्ट में ऑपोजिट ट्रेंड देखा गया है, तो उसके पीछे का रीज़न बता रहा है ना. तो सेकंड आपके पास कंक्लूजन नहीं है, इसलिए ये भी आपके पास एलिमिनेट हो गया. थर्ड क्या है कि फर्स्ट स्टेट्स एन ऑब्जर्वेशन दैट द आर्गुमेंट एग्रीज विथ, द सेकंड अंडरमाइंस द एविडेंस दैट इट इज़ द बेसिस. सेकंड क्या बोल रहा है वो कि सेकंड अंडरमाइन करता है, मतलब सेकंड फर्स्ट को जो आर्गुमेंट में ऑब्जर्वेशन दी हुई है उसको अंडरमाइन करता है, मतलब उसको वीक करता है. नहीं, उसको तो वो सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए ये भी आपके पास एलिमिनेट हो गया. ठीक है कि द फर्स्ट डिस्क्राइब्स अ फाइंडिंग दैट इज कॉन्ट्ररी टू व्हाट इज जनरली द केस. ठीक है, पहला आपके पास ये बता रहा है कि जनरली तो देखा गया लोग चीप लेते हैं, बट जो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट वाला बोल्ड था उसमें ये बताया गया था कि जो ट्रेंड है वो कॉन्ट्ररी है. ठीक है, उसके आगे द सेकेंड प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फाइंडिंग. ये एकदम करेक्ट है, इजंट इट? ये तो चीज़ हमने देखी थी ना. फर्स्ट आपके पास जो बात है उसको सेकंड जो आपके पास बोल्ड वाला पार्ट है वो एक्सप्लेन कर रहा है. तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए, ओके, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए उसने हमें क्या बताया कि 8 फ्रेंड्स जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर. ठीक है, हु सिट्स ऑपोजिट टू क्यू. क्यू के ऑपोजिट कौन है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है. और इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन या फिर ऑप्शंस अलोन आर इनसफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? अगर मैं फर्स्ट को चेक करता हूँ, इन दैट केस ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन वी एंड डब्ल्यू. वी और डब्ल्यू के बीच में एक पर्सन है. ठीक है, वी फेसेस आर हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू. वी फेस कर रहा है किसको? आर को. अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो देखिए वी फेस कर रहा है किसको? आर को, जो कि इमीडिएट लेफ्ट में किससे? क्यू से. ठीक है,
उसके बाद क्यू सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स एडजेसेंट टू डब्ल्यू। क्यू ऑपोजिट है उस पर्सन से जो कि एडजेसेंट है किसके, डब्ल्यू के, मतलब डब्ल्यू यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर कौन बैठा हुआ है हमें ये चीज़ तो पता नहीं है, आपको पता क्या करना था कि क्यू के ऑपोजिट कौन है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट, तो ये आपके पास टिक हो जाएगा। आपको क्या पता करना था, कौन से ऑप्शंस इनसफिशिएंट है ना, तो पहला वाला तो इनसफिशिएंट है, कंफर्म हो गया। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो देखो उसने क्या बताया कि 2 पर्सन सिट्स बिटवीन वी एंड टी, वी और टी के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है। उसके बाद आर सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, आर कहाँ पर है, सेकेंड टू द राइट टी से। तो अगर इन केस में एक पॉसिबिलिटी बनाता हूँ, आर कहाँ पर है, सेकेंड टू द राइट है किससे, टी से, और वी आपके पास 2 छोड़कर है, मतलब वी यहाँ हो सकता है या फिर टी यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, वी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। उसके टी एंड क्यू आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, ओके, टी और क्यू इमीडिएट नेबर्स नहीं है, फाइन। उसके बाद पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, पी कहाँ पर है, थर्ड टू द लेफ्ट है किससे, एस से, एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, सेकेंड टू द राइट है किससे, डब्ल्यू से, ठीक। उसके बाद वी एंड यू सिट्स एडजेसेंट, वी और यू के एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। तो इस कंडीशन में तो देखो यू आपके पास यहीं पर हो जाएगा। फिर अगर मैं एस की बात करता हूँ, एस आपके पास देखो, अगर एस को मैं यहाँ पर पुट कराता हूँ तो एक तो छोड़कर यहाँ पर आपके पास पी, देन फिर एक छोड़कर डब्ल्यू नहीं आ सकता, मतलब एस आपके पास इस वाली पॉसिबिलिटी में यहाँ पर नहीं हो सकता, एस आपके पास यहाँ पर नहीं हो सकता बिकॉज मैं पी को नहीं बना सकता हूँ, एस यहाँ पर नहीं हो सकता, एस यहाँ पर नहीं हो सकता, मतलब ये पॉसिबिलिटी तो आपके पास पूरी तरीके से रॉन्ग हो गई, ठीक है। इस वाली पॉसिबिलिटी में अगर हम बात करें तो आप एस को कहाँ पर पुट करा सकते हैं, देखिए अगर इन केस मैं एस को यहाँ पर पुट कराता हूँ, ठीक है, तो 1-2 छोड़कर यहाँ पर आपके पास डब्ल्यू और यहाँ पर आपके पास पी आ जाएगा, बट उस केस में हम यू को नहीं पुट करा पाएंगे बिकॉज वी के पास यू है, तो एस यहाँ पर तो नहीं आ सकता, ठीक है। अगर इन केस मैं एस को यहाँ पर बनाता हूँ तो आपके पास 1-2 छोड़कर पी यहाँ पर, देन फिर 1 छोड़कर डब्ल्यू यहाँ पर नहीं आ सकता, तो एस यहाँ पर भी नहीं आ सकता, तो मैं एस को यहाँ पर बना सकता हूँ क्या, अगर इन केस मैं एस को यहाँ पर बनाता हूँ तो 1-2 छोड़कर पी यहाँ पर, और उसके बाद 1 छोड़कर डब्ल्यू, एस यहाँ पर आ सकता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एस को अगर मैं यहाँ पर पुट कराता हूँ इन दैट केस 1-2 छोड़कर यहाँ पर एस यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है, एस यहाँ पर नहीं आ सकता, मतलब कि एस की 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, इन दोनों को हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर इन केस एस यहाँ पर है तो 1-2 छोड़कर यहाँ पर पी, फिर 1 छोड़कर डब्ल्यू यहाँ पर आ जाएगा। इसकी अगर मैं एक और पॉसिबिलिटी बनाता हूँ तो टी यहाँ पर है, वी यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, अगर एस यहाँ पर है इन दैट केस 1-2 छोड़कर पी यहाँ पर हो जाएगा, फिर 1 छोड़कर डब्ल्यू यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, इतना मैं कंफर्म है। यू यहाँ पर, इसके हिसाब से यू यहाँ पर, अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि क्यू और टी साथ में नहीं, इसलिए पॉसिबिलिटी आपके पास रॉन्ग। इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से क्यू आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, क्यू के ऑपोजिट कौन है, डब्ल्यू है, इतना हमें पता चल रहा है। इसका मतलब सेकंड आपके पास सफिशिएंट है आंसर को फाइंड आउट करने के लिए, तो ये आपके पास ऑप्शन नहीं यूज़ होगा बिकॉज उसने इनसफिशिएंट ऑप्शन की बात करी थी, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड में हमने चेक कर लिया। अगर मैं थर्ड की बात करता हूँ तो उसको देख लीजिए, उसमें बोला कि डब्ल्यू एंड यू आर इमीडिएट नेबर्स, ठीक है, डब्ल्यू और यू क्या है, इमीडिएट नेबर्स हैं, फाइन। एस एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर्स, एस और क्यू भी क्या इमीडिएट नेबर्स हैं, ठीक है। पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, पी कहाँ पर है, सेकेंड टू द सॉरी थर्ड टू द लेफ्ट है किससे, एस से, और सेकेंड टू द राइट है किससे, डब्ल्यू से। मतलब अगर मैं इसको बनाता हूँ इन दैट केस एस यहाँ पर 1-2 छोड़कर पी यहाँ पर, 1 छोड़कर डब्ल्यू यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एस और क्यू आपके पास नेबर्स हैं, तो क्यू यहाँ पर भी हो सकता है, क्यू आपके पास यहाँ पर भी हो सकता है, मतलब एक जगह फिक्स तो नहीं है आपके पास, इजंट इट। तो क्यू से भी आप आंसर को तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो क्यू भी आपके पास इनसफिशिएंट है, ठीक है। फिर अगर मैं फोर्थ और फिफ्थ की और बात करता हूँ, इसको रब करता हूँ, देखिए अगर मैं फोर्थ की बात करता हूँ इन दैट केस उसने बोला है कि 1 पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड डब्ल्यू, पी और डब्ल्यू के बीच में एक पर्सन है, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डब्ल्यू कहाँ पर है, वो थर्ड टू द राइट है एस से, मतलब एस यहाँ पर हो जाएगा। अब पी आपके पास या तो यहाँ पर हो सकता है या फिर एस यहाँ पर है, डब्ल्यू यहाँ पर है, पी यहाँ पर हो सकता है, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू, पी कहाँ पर है, थर्ड टू द राइट है यू से, मतलब यू यहाँ पर हो जाएगा, इसके हिसाब से यू यहाँ पर हो जाएगा।
एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। पी की वो बात कर रहा है, सेकेंड टू द लेफ्ट है क्यू से, तो यहाँ पर तो आ नहीं सकता है, सेकेंड टू द लेफ्ट है क्यू से, तो क्यू यहाँ पर आ सकता है। अब देखो क्यू के ऑपोजिट में कौन है, डब्ल्यू है, ये चीज़ पता चल रही है। इसका मतलब ये आपके पास सफिशिएंट है, तो इसको हम आंसर में नहीं लेंगे, ठीक है। ई लास्ट की ओर हम बात करते हैं, तो देखिए 1% सिट्स बिटवीन पी एंड डब्ल्यू, ठीक है। पी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। अगर हम बात करें पी कहाँ पर है, सेकेंड टू द लेफ्ट में है क्यू से, मतलब क्यू यहाँ पर हो जाएगा। और अगर मैं डब्ल्यू की बात करता हूँ, डब्ल्यू यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद एस एंड क्यू सिट्स एडजेसेंट, तो एस यहाँ पर हो या यहाँ पर हो कोई मतलब नहीं है। क्यू के ऑपोजिट पता करना था ना हमें, तो यहाँ से ही पता चल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये भी आपके पास सफिशिएंट है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ए और सी आपके पास इनसफिशिएंट थे इसके आंसर को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए उसने हमसे बोला है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सम पर्सन आर फेसिंग आउटसाइड एंड रेस्ट आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ई, ठीक है। उसमें बोला है कि टोटल आपके पास 8 लोग हैं जो कि एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ लोग कहाँ देख रहे हैं, वो आउटसाइड देख रहे हैं और कुछ लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं। फाइन, हमें जी की पोजीशन बतानी है ई के रिस्पेक्ट में, तो इसको कैसे कर सकते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए उसने हमें क्या बताया कि डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है। डी कहाँ पर है, इमीडिएट लेफ्ट में किससे, जी से, फाइन। उसके बाद बोथ द नेबर्स ऑफ एच आर फेसिंग आउटसाइड, ठीक है। एच के दोनों नेबर्स कहाँ देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं, ओके। उसके बाद बोथ द नेबर्स ऑफ डी आर फेसिंग इन दी सेंटर, ओके। तो देखो डी के दोनों नेबर्स कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। अगर डी के दोनों नेबर सेंटर की तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब एक चीज़ कन्फर्म है ना कि जी कहाँ देख रहा होगा, सेंटर की तरफ, तो इसको हम बना लेते हैं। इतना तो कन्फर्म हो गया कि जी कहाँ देखेगा, सेंटर की तरफ, और इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, डी है, ठीक है। उसके बाद ए डू नॉट फेसेस सेम एज बी, ठीक है, मतलब ए और बी ऑपोजिट डायरेक्शंस में देखते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन है, ऑब्वियसली हम यहाँ से ज़्यादा कुछ तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, बस इतना पता ही सेंटर की तरफ देख रहा है, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट इज़ नॉट सफिशिएंट। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए उसने बोला है कि सी इज़ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी हु इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है। सी कहाँ पर है, सेकंड टू द लेफ्ट है किससे, बी से, ठीक है। और बी कहाँ पर है, वो इमीडिएट लेफ्ट में किससे, एफ से, फाइन। उसके बाद 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में एक पर्सन है, ठीक है। बी एंड एच आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, ओके। बी और एच के हैं, वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन और दी हुई है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो देखिए आपके पास अगर हम बात करते हैं ये, ठीक है, बी यहाँ पर है, एच यहाँ पर है, इतना कन्फर्म है। अब बी कहाँ देख रहे हैं हमें नहीं पता, तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो बी सेंटर की तरफ देखे, ठीक है। अगर बी सेंटर की तरफ देखेगा इन दैट केस सी यहाँ पर हो जाएगा, या फिर क्या हो सकता है, एक और अगर पॉसिबिलिटी बनाओ इसकी, बी यहाँ पर है, एच यहाँ पर है, बी कहाँ देखे, बाहर की तरफ देखे, इन दैट केस सी यहाँ पर हो जाएगा। ये दो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। उसके बाद देखो अगर मैं एफ़ की बात करूँ तो एफ़ से भी आपके पास यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। कैसे, आपके पास हो सकता है कि एफ़ कहाँ हो, यहाँ पर हो, ठीक है, वो कहाँ देख रहा हो, सेंटर की तरफ, इन दैट केस आपके पास क्या हो जाएगा, इसके इमीडिएट लेफ्ट में बी है। या फिर क्या हो सकता है, सिमिलरली इसमें भी देखो एफ़ यहाँ पर है, सेंटर की तरफ, इसके इमीडिएट लेफ्ट में बी है। इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ और बन सकती हैं कि बी यहाँ पर है, ठीक है, एच यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, ये सेंटर की तरफ देख रहा है, एफ यहाँ पर है, ये बाहर की तरफ देख रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बनाना चाहें तो बी यहाँ पर है, एच यहाँ पर है, ये बाहर की तरफ देख रहा है, सी यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, ये भी बाहर की तरफ देख रहा है, ये हम बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने इसको बना लिया, इसको बना लिया। अगर मैं ई और एफ़ की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपके पास और पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी, बट उसको छोड़िए, उसको अभी हम नहीं बनाते हैं। लेकिन हमें इतना पता चल गया कि सेकंड से भी हम आंसर को तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ कर इसके आंसर को निकालने की कोशिश करते हैं। तब देखिए
अगर हम बात करें, हम एक चीज़ जानते हैं कि एच के दोनों नेबर्स बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो इनको बाहर कर लो, ठीक है। ये भी बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, और ये भी बाहर की तरफ देखेगा, ठीक है। इतना कंफर्म हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर मैं जी और डी की बात करता हूँ, हमें इतना पता है ना कि जी कहाँ देख रहा है, सेंटर की तरफ देख रहा है, तो मतलब क्या, जी सेंटर की तरफ एंड देन इसके इमीडिएट लेफ्ट में डी। इसकी पोजीशन को एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पोजीशन में, फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी में, तो डी कहाँ आ सकता है, डी यहाँ पर नहीं आ पाएगा, ठीक है। डी यहाँ पर नहीं आ पाएगा बिकॉज फिर हम जी को नहीं बना पाएंगे ना। डी यहाँ पर नहीं आ सकता, डी यहाँ पर नहीं आ सकता, मतलब ये पॉसिबिलिटी तो आपके पूरी तरीके से रॉन्ग हो गई बिकॉज आप डी को तो पुट करा ही नहीं पाओगे, राइट। इसी तरीके से अगर मैं इस वाली पॉसिबिलिटी में बात करूँ तो डी यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक है। अगर मैं डी की बात करता हूँ यहाँ पर, डी यहाँ पर आ सकता है। अगर मैं बात करता हूँ डी की यहाँ पर, डी यहाँ पर नहीं आ सकता, डी यहाँ पर नहीं आ सकता। तो इसमें तो पता चल गया कि डी यहाँ पर, ठीक है, जी यहाँ पर, ये सेंटर की तरफ, इसके देखो इमीडिएट लेफ्ट में कौन हो गया, डी हो गया, ये भी सेंटर की तरफ देखेगा, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये बन गई। और अगर हम बात करते हैं इसमें, तो देखिए यहाँ पर डी आपके पास यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक है। डी आपके पास यहाँ पर नहीं आ सकता, डी आपके पास यहाँ पर नहीं आ सकता, डी सिर्फ यहीं पर आएगा, जी यहाँ पर होगा, ठीक है। ये सेंटर की तरफ देख रहा है, फाइन। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इस वाली पॉसिबिलिटी में, तो डी यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक है। डी यहाँ पर आ सकता है, डी यहाँ पर नहीं आ सकता, डी यहाँ पर नहीं आ सकता, मतलब डी यहाँ पर, जी यहाँ पर, ठीक है। ये सेंटर की तरफ, ये भी सेंटर की तरफ देख रहा है। इतना कंफर्म हो गया। फिर अगर हम बात करते हैं, अब देखो ई और एफ की बात करते हैं, तो इन दैट केस ये तो पॉसिबिलिटी पूरी तरीके से रॉन्ग थी। इसमें अगर हम बात करें, ई आपके पास यहाँ पर हो सकता है, ई आपके पास यहाँ पर हो सकता है। इसमें अगर हम बात करें, ई यहाँ पर होगा, ए यहाँ पर होगा। फिर अगर हम बात करते हैं इसकी, इन दैट केस देखिए आपके पास ई यहाँ पर हो जाएगा और ए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें बात करें, आपके पास देखिए ए और बी की पोजीशन, इन दोनों की पोजीशन क्या है आपके पास, वो सेम है। उसने हमसे बोला गया था कि ए और बी जो है वो अपोजिट डायरेक्शंस में देख रहे हैं, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी आपके पास रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें, आपके पास ए और बी की पोजीशन डिफरेंट है, ठीक है। सिमिलरली इसमें अगर हम बात करें, आपके पास ए यहाँ पर नहीं आ सकता, तो ए आपके पास यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ई आपके पास यहाँ पर आएगा, फाइन। अब उसने हमसे बोला क्या था कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ई, जी की पोजीशन क्या है ई के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम यहाँ से बात करें, ये क्या हो जाएगा आपके पास, थर्ड टू द लेफ्ट हो जाएगा, और इसमें अगर हम बात करें थर्ड टू द राइट होगा। मतलब क्या है, दोनों से आपके पास अलग अलग क्या रही पोजीशंस आ रही हैं, इसलिए फर्स्ट और सेकंड दोनों का यूज़ करके भी मैं इसके आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए उसने हमसे बोला है कि 6 बिल्डिंग्स जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं हैव डिफरेंट नंबर ऑफ ऑफिसेस। इनमें क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ ऑफिसेस हैं। क्यू हैज़ मोर नंबर ऑफ ऑफिसेस देन पी बट लेस देन यू, ठीक है। तो 6 आपके पास क्या बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, और सब में डिफरेंट नंबर ऑफ क्या है ऑफिसेज हैं। उसने क्या बोला है कि आपके पास जो क्यू है उसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफिसेज हैं किससे, पी से, बट लेस हैं किससे, यू से, ठीक है। उसके बाद आर डज नॉट हैव द लीस्ट नंबर ऑफ ऑफिसेज, आर के पास लीस्ट नंबर ऑफ ऑफिसेज नहीं है, ठीक है। टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑफिसेज पी हैव, पी के पास कितने नंबर ऑफ ऑफिसेज हैं, हमें ये चीज़ फाइंड आउट कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स आर रिडंडेंट, मतलब क्या, ऐसे कौन से स्टेटमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, ठीक, समझ में आ गया। इतनी आपके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दी हुई है। अब आपको इन ऑप्शंस में से चूज़ करना है कि कौन सा आपके पास ऑप्शन या फिर ऑप्शंस रिडंडेंट हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, उसने क्या बताया कि द नंबर ऑफ ऑफिसेज इन पी इज़ एन इवन नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7, ओके। आपके पास पी जो है, जो उसके पास नंबर ऑफ ऑफिसेज हैं वो क्या है, वो इवन नंबर है और 7 के मल्टीपल में, ठीक है। मतलब 14 हो सकता है, ठीक, 28 हो सकता है, इसी तरीके से आगे, फाइन।
अच्छा चलिए सेकंड में बात करते हैं। उसने क्या बताया कि द बिल्डिंग विच हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ ऑफिसेज हैज़ 5 ऑफिस। ठीक है, वो बिल्डिंग जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ ऑफिसेज है, मतलब ये उसमें कितने 5 आपके पास ऑफिसेज हैं। उसके बाद द बिल्डिंग विच हैज़ सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ ऑफिसेज हैज़ 21 ऑफिस। ठीक है, और अगर हम बात करें आपके पास वो बिल्डिंग जो कि सेकेंड हाइएस्ट जिसमें नंबर ऑफ ऑफिसेज हैं, उसमें कितने हैं, उसमें 21 दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए उसने बताया कि एस हैज़ 11 लेस नंबर ऑफ ऑफिस देन क्यू। ठीक है, फोर्थ में हमें क्या बताया कि एस के पास जो नंबर ऑफ ऑफिस है वो क्यू से 11 लेस है। ठीक है, इतनी आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड की, इन दैट केस देखिए उसने हमसे क्या बोला है कि जो पी है उसके पास जो नंबर ऑफ ऑफिस हैं वो 7 के मल्टीपल में और डिवाइडेड बाई 2 हो सकते हैं, मतलब 14 हो सकता है, 28 हो सकता है, इसी तरीके से आगे हो सकते हैं। और अगर हम इसकी बात करें, हमारे पास लीस्ट नंबर ऑफ ऑफिस पता है कितने हैं, 5 हैं। तो अगर मैं पी की बात करूँ, हम पी को मैक्सिमम से मैक्सिमम कहाँ पर पुट कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को जोड़ता हूँ तो पी को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, इसके आगे तो वो पुट होगा नहीं, इतना हमें कंफर्म है। अब यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू है वो कितनी आ सकती है, हो सकता है ये आपके पास कितना हो, 14 हो, या फिर ये भी तो हो सकता है कि आपके पास कितना हो, 28 हो, इजंट इट। आपके पास पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, इसी तरीके से आगे भी इसकी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और सेकंड से तो मैं आंसर नहीं निकाल सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड की बात करूँ, ठीक है, इन दैट केस उसको एक बार चेक कर लीजिए। उसने क्या बताया कि ए में आपके पास पी के पास जो नंबर ऑफ ऑफिस है वो ये है, और सी में उसने सेकंड की बात कर ली है, वो आपके पास कितना है, 21 है। अब एक चीज़ को समझो, देखो 1 2 3 4 5 6 ये आपके पास दिया है। अगर ये आपके पास 21 है, ठीक है, और हम जानते हैं ना आपके पास जो P है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, या तो वो इस पे होगा, इस पे होगा, इस पे होगा, और कहीं भी हो सकता है, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा P को यहाँ पर बना सकते हैं। तो जो आपके पास P की वैल्यू है वो ऑब्वियसली 21 से लेस होनी चाहिए, और अगर 21 से लेस है और वो 2 से डिवाइड हो जाए, मतलब इवन है, इसका मतलब तो यही हुआ ना, इसके पास नंबर ऑफ ऑफिस कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। कंफर्म है हमें, इजंट इट। इसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ फर्स्ट से और थर्ड से इसके आंसर को निकाल सकते हैं, इजंट इट। कंफर्म हो गया ना, समझ में आ गया। इसका मतलब यहाँ से अगर हम बात करें अभी तक, तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि आपके पास जो बी है और जो डी है वो दोनों ही आपके पास क्या है, रिडंडेंट है। क्लियर। अब इसी तरीके से एक बार को हम और चेक करने के लिए, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, डी की, क्या आप डी का यूज़ करके किसी तरीके से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब क्या, अगर मैं इसका यूज़ करता हूँ, बाकी इनमें से अगर मैं किसी का भी यूज़ करूँ, क्या मैं इसके आंसर को निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल पाऊँगा, इजंट इट। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बी और डी आपके पास क्या है, रिडंडेंट है। ठीक है, आपके पास ए और सी से इसका राइट आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर बता दूँ कि आपके पास इसके ऑप्शंस जो होते हैं ना वो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए थे, जस्ट टू मेक थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएं, ठीक है। बट एग्ज़ाम में आपको ऑप्शंस मिलेंगे और उन ऑप्शंस के थ्रू आपको ये करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शंस दिए होंगे सिर्फ उनको आप एक बार चेक कर लीजिए, सो दैट आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। समझ में आ गया? आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, यहाँ पर आपके कोड्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 इज़ सिस्टर ऑफ 1, ठीक है, 2 सिस्टर है किसकी, 1 की। ओके, देन यहाँ पर अगर हम बात करें तो 5 इज़ वाइफ ऑफ 1, मतलब 5 इज़ वाइफ ऑफ 1। ओके, देन रिलेशन अगर हम 2 के साथ देख लें तो 6 इज़ फादर ऑफ, ओके, देन यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3 इज़ हस्बैंड ऑफ 2, ओके, 3 इज़ हस्बैंड ऑफ 2, देन 8 इज़ सन ऑफ 3, 8 इज़ सन ऑफ 3, ओके। ये आपके पास क्या है कि 7 इज़ हस्बैंड ऑफ 4, 7 इज़ हस्बैंड ऑफ 4, ठीक है।
तो ये आपके पास अभी किसी तरीके से रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन। वो क्या बोलता है हमसे कि इफ़ 4 इज़ सिस्टर इन लॉ ऑफ 8, अगर 4 सिस्टर इन लॉ है 8 की, इसका मतलब ये 7 4, तो उसने बोला है कि विच ऑफ दिस इज ट्रू। तो देखो 2 इज मदर ऑफ 4, 2 मदर है 4 की, नहीं मदर इन लॉ है इसलिए एलिमिनेट हो गया। उसके बाद 4 इज डॉटर इन लॉ ऑफ 3, 4 डॉटर इन लॉ है 3 की, एकदम करेक्ट है। उसके बाद 7 इज सिस्टर ऑफ 8, 7 सिस्टर 8 की, रॉन्ग, तो इसका मतलब ओनली सेकंड इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, उसने क्या बोला है कि इफ़ 1 इज सन ऑफ 9, ओके अगर 1 सन है 9 का, इसका मतलब इसकी वाइफ 9, ठीक है। एंड 3 हैज़ 2 चिल्ड्रन, 3 के 2 चिल्ड्रन है, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो इसमें से कौन सा फॉल्स होगा। तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या हो सकता है, अगर मैं इसको यहाँ पर ज्वाइन करता हूँ तो या तो आपके पास ये होगा या फिर आपके पास ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि 1 इज अंकल इन लॉ ऑफ 7, 1 जो है वो अंकल इन लॉ है किसका, 7 का। तो इस केस में तो ये रॉन्ग हो जाएगा, अगर ये पॉसिबिलिटी बनती तो इसका मतलब फर्स्ट आपके पास रॉन्ग है। सेकंड क्या है कि 3 इज ओके, 3 इज सन इन लॉ ऑफ 9, 3 सन इन लॉ है 9 का, एकदम करेक्ट है। उसके बाद 5 इज सिस्टर इन लॉ ऑफ 9, 5 इज सिस्टर इन लॉ ऑफ 9, रॉन्ग। तो मतलब फर्स्ट एंड थर्ड आर रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है। उस टाइम से बोला है कि 7 पर्सन जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए आर सिटिंग इन अ रो, 2 पर्सन आर फेसिंग साउथ एंड रेस्ट आर फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू क्यू, ठीक। उसने बताया क्या है कि टोटल आपके पास 7 पर्सन है, ठीक है, जो कि एक रो में बैठे हुए हैं, फाइन, जिनमें से 2 लोग कहाँ देख रहे हैं, साउथ देख रहे हैं, और बाकी के 5 लोग कहाँ देख रहे होंगे, वो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होंगे। हमें एस की पोजीशन बतानी है क्यू के रिस्पेक्ट में, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए उसने हमें क्या बताया, उसने बोला है कि आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू हु इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ वी। फर्स्ट से अगर हम बात करें तो उसने बताया कि आर कहाँ पर है, वो इमीडिएट लेफ्ट में है किससे, क्यू से, ठीक है। और क्यू कहाँ पर है, क्यू आपके पास थर्ड टू द राइट है किससे, वी से, ठीक। उसके बाद टी एंड वी आर एडजेसेंट टू ईच अदर, टी और वी क्या है, वो एक दूसरे के एडजेसेंट है, ठीक है। उसके बाद वी इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी हु इज इमीडिएट राइट ऑफ एस। वी कहाँ पर है, वो थर्ड टू द राइट है किससे, पी से, और पी कहाँ पर है, वो इमीडिएट राइट में किससे, एस से, ठीक है। उसके 2 पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड यू, आर और यू के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। नो वन सिट्स इन द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में कोई भी पर्सन नहीं है। तो अब एक काम करते हैं, 2 पॉसिबिलिटी पहले बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। देखो अगर पी नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, इन दैट केस पी यहाँ पर होगा बिकॉज इसके लेफ्ट डायरेक्शन में कोई भी नहीं है। और अगर पी साउथ डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक है, इन दैट केस पी यहाँ पर होगा ऑब्वियसली, है ना। अगर मैं वी को बनाना चाहूँ तो वी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, इस कंडीशन के हिसाब से वी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो उसने कहा है कि ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड टी, क्यू और टी के बीच में एक पर्सन है। इतनी इन्फॉर्मेशन है। अब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अगर हम बात करें इस कंडीशन की, इन दैट केस देखो आपके पास क्यू सिर्फ यहीं पर हो सकता है और यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं आर की, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में देखिएगा, आर यहाँ पर हो जाएगा, ये साउथ डायरेक्शन में देखिएगा, आर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब देखो आप एस को कहाँ पर पुट करा सकते हैं, एस यहाँ पर होगा, ये नॉर्थ डायरेक्शन में देखिएगा, एस यहाँ पर होगा, ये साउथ डायरेक्शन में देखिएगा।
उसके बाद आर और यू के बीच में दो लोग हैं, तो यू यहाँ पर हो जाएगा, टी आपके पास ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा। इस कंडीशन के हिसाब से भी मैं देखूँ तो यू यहाँ पर हो जाएगा, टी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। उस टाइम से बोला क्या था, देखो पोजीशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो एस की पोजीशन क्यू के रिस्पेक्ट में क्या है, यहाँ से अगर हम बात करें तो बोल सकते हैं ना कि 1 2 3 4 5, फिफ्थ टू द लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से भी अगर हम देखें तो क्यू से ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ टू द लेफ्ट है ये भी। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए उसने क्या बताया कि 2 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड टी, ठीक है। एस और टी के बीच में दो लोग हैं, ठीक। बोथ एस एंड वी आर सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ईच अदर, और एस और वी एक दूसरे के सेकेंड टू द लेफ्ट है, ठीक है। उसके बाद P is second to the right of U, who is immediate left of V. P कहाँ पर है, वो second to the right है किससे, U से, और U कहाँ पर है, वो immediate left में किससे, V से, ठीक है। उसके बाद person facing south are not adjacent to each other, वो person जो कि south देख रहे हैं वो adjacent नहीं है, ठीक है। उसके बाद R is second to the right of V, R कहाँ पर है, second to the right है किससे, V से। इतनी आपके पास इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, देखिए अगर मैं एस से स्टार्ट करूँ, उसने क्या बोला था कि एस और वी दोनों एक दूसरे के सेकंड टू द लेफ्ट है, मतलब अगर एस यहाँ पर है, ये नॉर्थ डायरेक्शन देख रहा है, इसके सेकंड टू द लेफ्ट, यहाँ पर कौन हो जाएगा, वी हो जाएगा, ये साउथ डायरेक्शन में देखेगा। और अगर हम बात करते हैं एस यहाँ पर है, ये कहाँ देख रहे हैं, साउथ डायरेक्शन में, इन दैट केस वी आपके पास यहाँ हो जाएगा, ये नॉर्थ डायरेक्शन में देखेगा, ठीक है। ये पर्सन का देखिएगा नॉर्थ डायरेक्शन में, इतना कंफर्म बिकॉज साउथ वाले साथ में नहीं है। सिमिलरली ये पर्सन का देखिएगा, ये भी नॉर्थ डायरेक्शन में देखिएगा, इतना कंफर्म है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, अब देखो V के इमीडिएट लेफ्ट में आपके पास कौन है, U है, मतलब ये U हो जाएगा, इस कंडीशन के हिसाब से ये U हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो U के सेकेंड टू द राइट कौन है, P है, मतलब P यहाँ पर हो जाएगा, इस कंडीशन के हिसाब से भी P यहाँ पर हो जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर मैं V और R की बात करता हूँ तो V के सेकंड टू द राइट क्या है, R है, R यहाँ पर हो जाएगा। V के सेकंड टू द राइट R है, मतलब R यहाँ पर हो जाएगा। अभी V अगर साउथ डायरेक्शन में दिख रहा है तो ये पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में देखेगा, इतना कन्फर्म है, ठीक है। अब देखो S और T के बीच में दो लोग हैं हमारे पास, है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें कितने पर्सन हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हम इस डायरेक्शन में तो टी को नहीं बना सकते, इतना कंफर्म है, हम यहाँ पर टी को बना सकते हैं, ठीक है। इस वाली पॉसिबिलिटी में अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5, अब यहाँ पर तो आपके पास टी के लिए कहीं पोजीशन ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये तो आपके पास कंडीशन गलत ही हो गई। फिर अगर हम बात करते हैं इसी में, अब देखिए आपके पास कौन बचा हुआ है, क्यू बचा हुआ है, राइट। तो क्यू कहाँ पर आ सकता है, क्यू आप यहाँ पर भी पुट करा सकते हैं, ठीक है, क्यू आप यहाँ पर भी पुट करा सकते हैं। तो दोनों ही केसेस में अगर हम देखें क्यू और एस की पोजीशन, ठीक है, क्यू के रिस्पेक्ट में एस की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सेकंड से मैं ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ कि एस की पोजीशन क्या है क्यू के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, उसने हमसे क्या बोला कि देयर आर 6 पर्सन जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं ऑफ डिफरेंट हाइट्स, ठीक है। नो 2 पर्सन आर ऑफ द सेम हाइट, फाइन। हाउ मैनी पर्सन आर टॉलर देन पर्सन यू एंड शॉर्टर देन पर्सन जेड, ओके। तो उस टाइम से बोला क्या है, आपके पास देखो 6 लोग हैं जिनकी अलग अलग क्या हाइट है, मतलब 1 2 3 4 5 6, हमें ये बताना है कि यू से टॉलर कितने हैं, ठीक है, और जेड से शॉर्टर कितने हैं, दोनों आपको पता होने चाहिए, फाइन। तो देखो स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं, उसने हमें क्या बताया कि x इज टॉलर देन ओनली 2 पर्सन, इसका मतलब क्या होगा 1 2 3 4 5 6, मान लेते हैं ये आपके पास क्या है, टॉलेस्ट है, ये आपके पास क्या शॉर्टेस्ट है। तो उसने क्या बोला कि जो x है वो सिर्फ 2 लोगों से क्या है, टॉलर है, इसका मतलब बाकियों से छोटा होगा, तो x आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। बट शॉर्टर देन w, मतलब क्या, इन तीनों में आपके पास क्या हो जाएगा, w हो जाएगा, फाइन। और उसके बाद उसने कि विच इज़ नॉट द टॉलेस्ट, मतलब w आपके पास या तो यहाँ हो सकता है या फिर w आपके पास यहाँ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद u इज़ टॉलर देन y, ओके,
यू क्या है वो टॉलर है किससे, वाई से। इतनी इन्फॉर्मेशन से हम ये चीज़ तो ज़्यादा कुछ फाइंड आउट कर नहीं सकते यहाँ पर। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ नॉट सफिशिएंट। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो उसने बताया कि वी इज़ टॉलर देन यू बट शॉर्टर देन जेड, ठीक है। एंड डब्ल्यू इज़ टॉलर देन एक्स, डब्ल्यू क्या है, टॉलर है किससे, एक्स से। यहाँ से भी हम ज़्यादा कुछ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो उसने क्या बोला कि v इज़ टॉलर देन x एंड u, जो v है वो टॉलर है किससे, x और u से, ठीक है। w इज़ टॉलर देन y बट शॉर्टर देन z, w जो है वो टॉलर है किससे, y से, बट शॉर्टर है किससे, z से। तो यहाँ से भी हम थर्ड से तो पता नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड की, ठीक है, इन दैट केस देखिए आप क्या चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि u से शॉर्टर कौन है, y है। और अगर मैं इसका भी यूज़ करता हूँ इन दैट केस देखो z आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, v आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, u यहाँ पर, y यहाँ पर, z आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, v आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, u आपके पास यहाँ पर, y आपके पास यहाँ पर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में उसने हमसे क्या बोला था कि u से टॉलर कितने हैं, तो u से टॉलर तो आपके पास देखिए 4 आ रहे हैं, लेकिन z से शॉर्टर कितने, z से शॉर्टर कितने ये आपको पता चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों से ही मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड की बात करता इन दैट केस देखिए 1 2 3 4 5 6 आपके पास पॉसिबिलिटी क्या बन रही थी, x यहाँ पर, x यहाँ पर, w यहाँ पर, w यहाँ पर, ये आपके पास पॉसिबिलिटी बन रही थी। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें आपके पास w से टॉलर कौन है, z है, z यहाँ हो सकता है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें इसके हिसाब से z यहाँ हो सकता है या फिर z आपके पास यहाँ पर हो सकता है, फाइन। उसके बाद देखो x से टॉलर कौन है, v है, इसका मतलब v यहाँ पर, v यहाँ पर, v यहाँ पर, फाइन। फिर अगर हम बात करते हैं u और y की, तो वो यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है, कुछ कंफर्म नहीं है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और थर्ड से तो आपके पास आंसर नहीं आएगा, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने बोला है कि 7 स्टूडेंट्स जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं अपीयर्ड इन एन एग्जाम एंड स्कोर्ड मार्क्स नॉट नेसेसरली डिफरेंट। ओके, ये आपके पास एक अच्छा पॉइंट है। उसने बोला है कि आपके 7 स्टूडेंट है, ठीक है, एक एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करा, उनके मार्क्स आए, लेकिन ये मार्क्स ज़रूरी नहीं है कि सबके क्या हो, डिफरेंट हो, मतलब कि किसी किसी के इक्वल भी हो सकते हैं। उसने बोला क्या है कि डिड एन स्कोर्ड मोर देन ओ, क्या एन के मार्क्स ओ से ज़्यादा आए थे, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। उसने हमें क्या बताया कि एम डिड नॉट स्कोर लेस देन एन, एम एन से लेस स्कोर नहीं करता है। इसका मतलब क्या, एम एन से या तो ज़्यादा स्कोर कर सकता है या फिर इक्वल स्कोर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद उसने बात करी है क्या, एन की बात उसने कंटिन्यू करी है कि हु डिड नॉट स्कोर ग्रेटर देन जेड, जो एन के मार्क्स हैं वो जेड से ज़्यादा नहीं है, ग्रेटर नहीं है। इसका मतलब क्या हो सकता है, एन के मार्क्स जेड से लेस हो सकते हैं या फिर इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। मैं इस लाइन का मतलब ये बना सकता हूँ ना। उसके बाद देखिए उसने बात करी है ई की, क्या बोला है उसने कि ई स्कोर्ड ईदर लेस और इक्वल टू ओ, ई के जो मार्क्स हैं वो क्या है, या तो वो लेस है या फिर इक्वल टू है किससे, ओ से। उसके बाद उसने इसी को कंटिन्यू कराया क्या कि ओ हु स्कोर्ड इक्वल टू जी, और ओ के मार्क्स कितने, जी के बराबर है, ठीक है। उसके बाद डी स्कोर्ड सेम मार्क्स है जेड, डी के मार्क्स सेम है किससे, जेड से, बट लेसर देन ई, लेकिन डी के जो मार्क्स हैं वो लेस हैं किससे, ई से, ठीक है। इतनी आपके पास इन्फॉर्मेशन है स्टेटमेंट फर्स्ट से। अब हम इसका किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, देखो अगर मैं इसको बेस मान कर चलता हूँ कि एन यहाँ पर है, ठीक है, जेड यहाँ पर है, एम यहाँ पर है। अब देखो अगर मैं इसका यूज़ करता हूँ इन दैट केस जेड यहाँ पर है, तो जेड इक्वल टू किसके, डी के है, मतलब ये बना सकता हूँ। और जो डी है वो लेस है किससे, ई से, मतलब आपके पास ई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं इस वाली लाइन को यूज़ कर सकता हूँ कैसे, कि जो ई के मार्क्स हैं वो लेस देन इक्वल टू हैं किससे, ओ से, और ओ के मार्क्स इक्वल टू हैं जी से।
अब उसने बात किस किस की करी थी, एन की करी थी और ओ की करी थी। उसने ये तो बोला था ना क्या एन के मार्क्स ज़्यादा आए हैं ओ से। तो देखो इनके बीच में अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से जैसे हमारे पास इनइक्वालिटीज़ होती ना, वही है यहाँ पर। तो यहाँ से देखो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप आप निकाल सकते हो। आपके पास ये लाइन क्या आई मीन ये वाला साइन क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ ना कि ओ जो है वो ग्रेटर है किससे, एन से। मतलब ओ के मार्क्स ज़्यादा आए हैं किससे, एन से। उसने पूछा था हमसे क्या कि क्या एन के मार्क्स ज़्यादा आए हैं ओ से। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि नहीं, एन के मार्क्स ज़्यादा नहीं आए, इसका मतलब मैं इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए फर्स्ट इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया। सेकंड की बात करते हैं हम लोग। देखिए सेकंड में उसने क्या बोला है कि z डिड नॉट स्कोर ग्रेटर देन d। z के मार्क्स ग्रेटर नहीं आए हैं d से। अगर ग्रेटर नहीं है z के मार्क्स, इसका मतलब z के मार्क्स लेस देन हो सकते हैं और इक्वल टू हो सकते हैं d से। ठीक है, उसके बाद उसने आगे कंटिन्यू कराया क्या कि d हु नीदर स्कोर्ड लेस देन और इक्वल टू e। जो d के मार्क्स हैं वो ना ही लेस हैं और ना ही इक्वल हैं। इसका मतलब जो d के मार्क्स होंगे वो क्या होंगे, वो ग्रेटर होंगे किससे, e से। ठीक है, उसके बाद देखो उसने बोला कि m डिड नॉट स्कोर ग्रेटर देन n। m के मार्क्स ज़्यादा नहीं है किससे, n से। इसका मतलब m के मार्क्स लेस देन इक्वल टू होंगे किससे, n से। उसके बाद उसने कंटिन्यू कराया क्या कि n हु स्कोर्ड सेम एज z। जो n है उसके मार्क्स सेम है किसकी तरह, z की तरह। ठीक है, उसके बाद e स्कोर्ड लेस देन o। e के जो मार्क्स हैं वो लेस है किससे, o से। ठीक है, हु नीदर स्कोर्ड ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू g। और उसके मार्क्स जो हैं वो ना ही ग्रेटर है ना ही इक्वल टू है, इसका मतलब लेस होंगे g से। तो अब देखो इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पर तो मैं ये बोल सकता हूँ, फिर अगर मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पर तो n यहाँ पर है और m यहाँ पर हो जाएगा। अब फिर देखो n और o के बीच में अगर मैं रिलेशनशिप निकालना चाहूँ तो यहाँ पर देखो ये आपके पास दोनों साइंस क्या हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। इसका मतलब n और o के बीच में हम कोई भी रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो हम ये भी नहीं पता कर सकते हैं कि n के मार्क्स ज़्यादा आए हैं o से या फिर नहीं आए। तो इसीलिए सेकेंड ऑप्शन या फिर सेकेंड स्टेटमेंट इज़ नॉट सफिशिएंट टू फाइंड दिस आंसर। ठीक है, सेकेंड आपके पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड की बात करते हैं। देखिए थर्ड में उसने क्या बोला है कि जी स्कोर्ड ग्रेटर देन ओ। जी ने ओ से ज़्यादा स्कोर करा है। हु नीदर स्कोर्ड ग्रेटर देन और इक्वल टू ई। और ओ के जो मार्क्स है वो ना ही ग्रेटर है ना ही इक्वल टू है ई से। इसका मतलब क्या है कि ओ के मार्क्स लेस होंगे किससे, ई से। ठीक है, उसके बाद देखो उसने क्या बोला कि एन स्कोर्ड ग्रेटर देन जेड। एन के जो मार्क्स है वो ग्रेटर है किससे, जेड से। बट डिड नॉट स्कोर्ड ग्रेटर देन एम। लेकिन जो एन के मार्क्स हैं वो ग्रेटर नहीं है एम से। इसका मतलब क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होंगे किससे, एम से। किसकी बात कर रहा है वो, एन की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो डी डिड नॉट स्कोर लेस देन ई। डी के जो मार्क्स हैं वो लेस नहीं है किससे, ई से। इसका मतलब क्या होगा, वो या तो ज़्यादा हो सकते हैं या फिर इक्वल हो सकते हैं किससे, ई से। ठीक है, बट स्कोर्ड इक्वल टू जेड। मतलब क्या, डी के जो मार्क्स हैं वो इक्वल टू किसके, जेड के। अब अगेन अगर मैं इनका यूज़ करता हूँ तो किस तरीके से कर सकता हूँ। देखो अगर मैं इसमें कंटिन्यू करना चाहूँ तो अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो आपके पास ओ यहाँ पर आ जाएगा, जी यहाँ पर आ जाएगा। फिर अगर मैं इसका यूज़ करता हूँ तो एन यहाँ पर आ जाएगा, एम यहाँ पर आ जाएगा। देखो एन और ओ के बीच में अगर हम बात करते हैं तो इनके बीच में देखिए आपके पास क्या रिलेशनशिप आ रहा है। यहाँ पर ये साइन डोमिनेट करेगा। इसका मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि एन के जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा हैं किससे, ओ से। इसका मतलब क्या है, थर्ड इज़ ऑल्सो सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो बोथ फर्स्ट एंड टू टुगेदर, रॉन्ग हो गया। ओनली थर्ड इज सफिशिएंट, रॉन्ग हो गया। एक्सेप्ट टू ऑल टुगेदर, मतलब कि यहाँ पर बात होगी कि फर्स्ट और थर्ड दोनों को जोड़कर, नहीं, ये भी आपके पास रॉन्ग हो जाएगा। ऑल टुगेदर, ये भी आपके पास रॉन्ग हो जाएगा। मतलब इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आ किससे रहता, अकेले फर्स्ट से या फिर अकेले थर्ड से।